हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत में अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि ईस्वी सन 1453 में ऑटोमन तुर्कियों ने इस्तांबुल को जीत लिया था, जिसकी वजह से एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप की तरफ जो जाने वाला जो रास्ता था, ठीक, जो था एक तरीके से बंद कर दिया गया था। मार्ग इनके अवरुद्ध हो गए थे, जिसकी वजह से जो यूरोपीय देश थे, पुर्तगाल, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सारे देश, जो फ्रांस थे, इन्होंने क्या किया, अपने अपने देश के समुद्री नाविकों को दूसरे देशों के जो है दूसरे देशों की खोज करने के लिए भेजा था, ताकि उनकी तरफ जाने का मार्ग उनको पता चल सके। तो ईस्वी सन 1498 में क्या हुआ, जो पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, वो क्या किया, भारत के जो है तट पे पहुंचा, कालीकट बंदरगाह है वहाँ तक पहुंचा केरल में, और इस तरह से उसने भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्गों की खोज की। इसके बाद से क्या हुआ, अलग अलग जो देश थे भारत की तरफ क्या किए, फ्रांस, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, क्या किए, सारे जो लोग थे भारत की तरफ आना चालू हो गए। अभी देखिए, प्रस्तुत पाठ में हम अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परिणाम है उसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अंग्रेज थे उनके सत्ता का भारत पर क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने पहले पढ़ा था ना। हमने देखा कि भौगोलिक खोज के कारण यूरोप की सत्ताएं भारत के तटों तक किस तरह पहुंची। हमने ये बात किया कि किस तरह से भौगोलिक खोज अलग अलग जो है देश की तरफ जाने वाले मार्गों खोज की वजह से भौगोलिक खोज चालू हुआ था, भौगोलिक क्रांति चालू हुई थी। तो यूरोप की जो सत्ताएं थीं, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सारी सत्ताएं जो थीं भारत में आईं, और भारत के बाजारों को अपने अधिकार में कर लेने के लिए कि सत्ता की स्पर्धा में लोग उतरे हुए थे। मतलब कि भारत देश पे हमारा हुकूमत चलेगा। पहले लोगों ने क्या किया, भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए, और फिर इन्होंने धीरे धीरे करके, ठीक, इन्होंने क्या किया, भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की। जब अंग्रेज भारत के व्यापार के बहाने आए, तब भारत से पहले ही आए पुर्तगालियों ने उनका कठोर विरोध किया। पहले क्या किया, पुर्तगाली लोग भारत में आए थे, फिर अंग्रेज लोग आए। जब अंग्रेज लोग आए तो पुर्तगालियों ने क्या किया, उनका कठोर विरोध किया, जम के विरोध किया, क्योंकि इससे उनका घाटा होने वाला था। कालांतर में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच मित्रता के संबंध स्थापित हुए। आगे चलकर अंग्रेजों ने क्या किया, अपने कूटनीति से पुर्तगालियों के साथ अपनी दोस्ती स्थापित की। दोनों के बीच का विरोध कम हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा कम हो गया। परंतु भारत अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में अंग्रेजों को फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताधीशों के विरुद्ध का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, भारत को अपना गुलाम बनाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अंग्रेजों को फ्रांसीसी, डच, जो स्थानीय जो सत्ताधीश थे, राजा महाराजा, सबका इनको क्या करना पड़ा, इनको सामना करना पड़ा। ठीक, अंग्रेज और मराठी। भारत में अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। जो मुंबई था, क्या था, अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि जो मुंबई में जो है ना बहुत सारे बंदरगाह हैं, समुद्री मार्ग जो है, अरेबियन सागर, वो जो है ना, मुंबई जो है अरेबियन सागर से घिरा हुआ है, यानी कि अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके आसपास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेजों को बड़ा प्रयास था, परंतु इस पर मराठों की पकड़ मजबूत थी। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि एक बार हम लोग बंदरगाहों पर, समुद्री तटों पर जब हम कब्जा कर लेंगे तो हमारा सारे व्यापारों पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो लेकिन इनको तकलीफ किस, इनको रास्ते में प्रॉब्लम किससे हो सकती थी, तो वो हो सकती थी मराठों से, क्योंकि मराठों का महाराष्ट्र में ज़्यादा आधिपत्य था। माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। जब माधवराव पेशवा की जब मृत्यु हो गई, तो जो पेशवा पद जो था, ठीक है, उसको पाने के लिए रघुनाथ राव ने क्या किया, अंग्रेजों से सहायता मांगा। इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। तो पेशवा मतलब कौन होता है, हमने पहले पढ़ा कि स्वराज्य का जो है स्थापना की है छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उसके बाद से संभाजी महाराज, फिर राजाराम महाराज, ठीक है, उसके बाद साहू महाराज, ऐसा करके सभी लोगों ने राज किया। लेकिन जब साहू महाराज थे तो उन्होंने क्या किया, अपना जो दायां हाथ था, दायां हाथ मतलब जो उनके बाद से राज को कंट्रोल में करेगा, नियंत्रण रखेगा, वो कौन था, पेशवा पद उन्होंने बनाया। पहला पेशवा किसको बनाया, बालाजी विश्वनाथ भट्ट, जिसने अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके सारे मराठों को अपने एक तरफ किया और साहू महाराज को महाराज बनने में मदद की थी। तो उन्होंने उसको बनाया। अब उनके बाद कौन सत्ता में आया, उनके बाद सत्ता में कौन है, उनके बेटे बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं
जिनके ऊपर मूवी बनी है, बाजीराव मस्तानी। तो उनके बारे में ऐसा बोला जाता था कि उन्होंने इतिहास में, उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की थी और 40 साल में उन्होंने पूरी जीवन में 40 युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध में वो नहीं हारे। शायद बोल सकते हो भारत देश में अभी इसमें पहला ऐसा योद्धा जिसने जिंदगी में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था। तो उसके बाद से धीरे धीरे पेशवा पद आगे ट्रांसफर होता चला गया। तो आखिर में जब माधवराव पेशवा की जो मृत्यु हुई, तो उसके बाद से क्या हुआ, रघुनाथ राव ने धोखा देकर अंग्रेजों से सहायता मांगी और मराठों की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। ये सब मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है जो बुक में नहीं था। ईस्वी सन 1774 ईस्वी सन से लेकर 1818 के बीच मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए। जब मराठे कमजोर पड़ गए, 1774 से लेकर 1817 के बीच में मराठों और अंग्रेजों के बीच में 3 बार लड़ाई हुआ। प्रथम जो युद्ध हुआ, मराठों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया और मराठों की जीत हुई। जब सबने मिलकर सामना किया तब जीत हुई थी। और 1782 में सालबाई की संधि हुई और अंग्रेज मराठा के बीच चल रहा प्रथम में समाप्त हुआ। जब अंग्रेजों की हार हुई तो 1782 में हारने को उनको संधि करना पड़ा और सालबाई की संधि हुई और इसकी वजह से प्रथम जो है अंग्रेजी मराठा का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ। सहायक सेना, अंग्रेजों को पहले क्या नीति था, हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में। फूट डालो और राज करो, ठीक है। और ये फूट बहुत तरह से होता है, किसी किसी राज्य को हरा देना, किसी किसी से दोस्ती करना, किसी किसी से बोलना कि हम आपको राज्य को सुरक्षा देंगे, इसके लिए वहाँ उनसे सैन्य संधि करना। तो हमारा क्या है, सहायक सेना। ईस्वी सन 1798 में क्या हुआ, लॉर्ड वेल्सली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया। जो लॉर्ड वेल्सली था वो क्या किया, भारत में गवर्नर जनरल बन के आया। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना उसकी नीति थी। उसका क्या नीति था कि संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का जो है वर्चस्व स्थापित करना है। इसके लिए उसने क्या किया, अनेक भारतीय सत्ताधीशों के साथ सेनाओं के समझौते किए। उसने क्या किया, जो भारतीय सत्ताधीश थे उनसे सेना का समझौते किया। मतलब कि तुम्हारे पड़ोसी राज्य, मतलब उनको डराया कि तुम्हारे पड़ोसी राज्य तुम पे आक्रमण कर सकते हैं, फ्रांसीसी आक्रमण कर सकते हैं, तो तुम लोग हमसे सहायक सेना करो, सहायक सेना यानी कि सेना संधि करो, ठीक। इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को, इस समझौते में क्या किया उसने, भारतीय सत्ताधीशों को बताया, आश्वासन दिया कि अंग्रेजी सेना जो है तुम्हारा सहायता करेगा और उसके लिए उसने कुछ शर्तें रखी थी। उसने क्या क्या बोला, हमारी कुछ शर्तें हैं तब जाके हम तुम्हारी मदद करेंगे। इन शर्तों के अनुसार भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी। इस शर्त के हिसाब से क्या था, जो भारतीय राजा थे उनको अपनी सेना को वहाँ रखना पड़ेगा। इस सेना के व्यय हेतु नकदी राशि और अपनी आय वाला प्रदेश को कंपनी को देना होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस सेना मतलब जो सेना रखा गया उसका खर्चा कौन उठाएगा, व्यय मीन्स की खर्चा कौन उठाएगा, तो आपको उठाना पड़ेगा। और आपको या फिर उतनी ही आय वाला प्रदेश जिससे हमारा आय निकल सके, टैक्स जिससे हम वसूल सकें, हमको देना पड़ेगा। भारतीय शासक अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से संबंध स्थापित करेगा। जो भारतीय शासक था, ठीक है, जिससे उन्होंने संधि किया है, अगर अंग्रेज लोग अगर बीच में हैं, मध्यस्थता है, तभी जाकर उनसे दोस्ती होगी, नहीं तो नहीं होगी, मित्रता नहीं होगी। उनके दरबार में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि हमेशा रहेगा। भारत के अनेक सत्ताधीशों ने संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। इनके पीछे का दिमाग क्या था पता है, अपने यहाँ पे अंग्रेजों का एक रेसिडेंट रखना, यानी कि प्रतिनिधि रखना। मतलब वो हमेशा इनके काम पे नज़र रखेगा ताकि हमारे विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने कोई योजना तो नहीं बना रहे हैं, इन्होंने कोई नई नीति तो नहीं बनाई है जिससे हमारे अंग्रेज लोगों को हम लोगों को इनसे लॉस घाटा हो, ठीक। और अपनी सेना को उनके अंदर रखने का रीजन क्या था कि अपनी सेना को वहाँ पे रखना ताकि वहाँ की स्थिति को समझ सकें और समय आने पे हम अपनी सेनाओं को और ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा के उस राज्य को हम लोग जीत सकें। और जो भारतीय जो सत्ताधीश थे, यानी कि जो राजा महाराजा थे, उन्होंने संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता को खो बैठे। 1802 में क्या हुआ, भारतीय जो बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ सहायता संधि की। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की। यह संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है। यह संधि क्या हुई, वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी। बहुत सारे मराठा सरदारों ने क्या किया, इसका विरोध किया कि आप गलत कर रहे हो। फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच में दूसरा युद्ध हुआ। कुछ मराठा सरदारों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, चूंकि मराठा लोग बटे हुए थे तो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों का मराठी राज्यों में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। हस्तक्षेप मीन्स की उनके काम काजों में दखलंदाजी करना। इस युद्ध में उनकी पराजय हुई, ठीक। तो इससे कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया, ठीक। जब हस्तक्षेप हुआ, लोगों ने क्या किया,
अंग्रेज लोग कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप करते थे, उनको काम सही से करने देते थे, इंटरफेयर करते थे, उनके कामों में अड़ंगा लगाते थे। यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ, उनको बहुत बेकार लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। सहायक संधि के नाम पर वो गुलाम बनाने की कोशिश है, और इसकी वजह से बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और 1818 में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलत राव शिंदे के अधिकार में थी। जो मुगलों की जो राजधानी थी वो किसके कंट्रोल में थी, दौलत राव शिंदे के कंट्रोल में थी। ठीक, शिंदे की सेना को क्या हुआ, पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय पा ली। उन्होंने क्या किया, दौलत राव शिंदे को क्या किया, पराजित किया और मुगल शासक को बंदी बना के पूरे हिंदुस्तान पे इन्होंने क्या किया, अपना विजय पा लिया। छत्रपति प्रताप सिंह, पेशवाई का अस्त हुआ, फिर सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पे थे जब पेशवाई का अस्त हो रहा था, जब पेशवा लोग अपना सब कुछ खो चुके थे। ठीक, उस समय पे क्या हुआ था, सतारा के जो छत्रपति थे प्रताप सिंह, उस टाइम पे वहाँ के महाराजा थे। अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि कर ली और ग्रांट रिडफ नामक अधिकारी को उनके राज शासन में सहायता हेतु नियुक्त किया। अंग्रेजों ने क्या किया, छत्रपति प्रताप सिंह के साथ क्या किया, संधि किया, मित्रता किया, और ग्रांट डफ नामक जो अधिकारी था, क्या नाम था, ग्रांट डफ अधिकारी, उनके राज्य प्रशासन ने सहायता हेतु नियुक्त किया। परंतु कालांतर में, यानी कि आगे चल के समय में क्या हुआ, गद्दी से उन्हें पच्युत करके काशी में रखा गया, उनको गद्दी से हटा दिया गया और वहीं पर 1847 में उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि छत्रपति प्रताप सिंह को क्या किया गया, गद्दी से पच्युत कर दिया गया, यानी गद्दी से हटा दिया गया और उनकी मृत्यु कब हो गई, 1847 में मृत्यु हो गई। क्या तुम जानते हो छत्रपति प्रताप सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था, सतारा शहर में योतेश्वर मंदिर के पीछे और सहादरा में तालाबों का निर्माण करवाया। उन्होंने जो योतेश्वर मंदिर है उसके पीछे और महादरा में तालाबों का निर्माण करवाया ताकि लोगों का जो है फसलों के जो सिंचाई के लिए जो पानी की आपूर्ति हो सके, और उन तालाबों का पानी शहर में ले आए, जो तालाबों का पानी था शहर में ले आए ताकि लोगों को पानी की कमी महसूस ना हो। शहरों में क्या किया उन्होंने, सड़कें बनवाएं, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाएं, लड़के लड़कियां संस्कृत मराठी पढ़ सकें, अंग्रेजी सीख सकें, इसके लिए उन्होंने क्या किया, विद्यालय का निर्माण करवाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले के समय में लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन जो छत्रपति प्रताप सिंह थे उनका क्या मानना था कि लड़के स्त्री पुरुष दोनों समान हैं, इनकी इतनी अच्छी सोच थी। इसके उन्होंने क्या किया, विद्यालय का निर्माण करवाया। वहीं एक छाप खाना खुलवाया, छाप खाना मतलब कि छापा खाना मीन्स की प्रेस, उसमें बहुत सारे ग्रंथ छपवाए थे इन्होंने। 1827 में इन्होंने क्या किया, राजनीतिक विषयक सभा नीति नामक एक ग्रंथ लिखा, इन्होंने किताब लिखा, सभा नीति नामक एक ग्रंथ लिखा। उन्होंने सतारा से लेकर महाबलेश्वर तक तथा प्रतापगढ़ तक की सड़कें बनवाई, वहीं आगे महाड़ तक ले गई। इनका क्या मानना था, किसी भी जगह का जो विकास होता है रोड से होता है, क्योंकि अगर सड़क मार्ग अच्छा है तो वहाँ पे किसी भी आवश्यकता के समय में या फिर कोई दुर्घटना के समय में आवश्यक जो चीज़ें हैं जीवन की, उनकी आपूर्ति सही समय पे हो सकती है। अगर सड़क नहीं रहेंगी तो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी वहाँ पे। वहीं सड़क आगे महाड़ तक ले जाई गई। छत्रपति प्रताप सिंह का प्रतिदिन क्या करते थे, वो डायरी लिखा करते थे। छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख प्रशासक रंगो बापू जी ने इंग्लैंड में जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई थी। अभी हमने जो पढ़ा उनके बारे में, ठीक, कि कैसे उन्हें गद्दी से पच्युत कर दिया गया था। उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में जाके इसके खिलाफ गुहार लगाई और न्याय मांगने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो विफल हो गए। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अधिकार जो है अस्वीकार कर 1848 में सत्ता राज्य हड़प लिया। उत्तराधिकार का अधिकार क्या होता है, ठीक, उत्तराधिकार मीन्स क्या होता है पता है, कि हमारे बाद वारिस कौन बनेगा। तो पहले के समय में क्या था कि आज के समय में देख लो, बहुत सारे लोगों के ना पुत्र पुत्री नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने भाई का, मामा का, किसी भी लड़की को लोग क्या करते हैं, या किसी भी अनाथ बच्चे को लोग क्या करते हैं, गोद लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या नियम बनाया कि जिस राजा का खुद का पुत्र नहीं है वो किसी दूसरे बच्चे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। इसका उपयोग करके उन्होंने क्या किया, दत्तक विधान इन्होंने क्या किया, अस्वीकार करके सत्ता राज्य हड़प लिया। इनका क्या मानना था, अगर खुद का जो पुत्र है वही बस वारिस बन सकता है। अंग्रेजी सत्ता के भारत के परिणाम, दोहरी शासन व्यवस्था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, 1765 में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की।
रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो बंगाल का एक तरीके से समझ लो गवर्नर था, उसने क्या किया, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था चालू की। कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा। राजस्व में समझते हो, टैक्स, कर जो मिलता है, और शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंपा। मतलब समझते हो, इसने इतना दिमाग लगाया कि जो कर इकट्ठा करने का काम हम लोग करेंगे और बंगाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कौन करेगा, बंगाल के नवाब करेंगे। इसको क्या कहा जाता है, दोहरी शासन व्यवस्था। मतलब कि काम उनका और पैसा हम ले जाएंगे। दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगे। दोहरी शासन व्यवस्था थी, इससे बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होने लगा। सामान्य जनता से कर के रूप में वसूल किया गया पैसा कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जेब में दबाया। सामान्य जनता से लोग कर तो लेते थे, लेकिन वो लोग आगे पास नहीं करते थे, अपने जेब में दबा लेते थे। भारत में व्यापार करने का एक अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। भारत में व्यापार करने का एक अधिकार किसको था, ईस्ट इंडिया कंपनी को था। हमने पिछले बार में पढ़ा था कि अंग्रेजों ने कैसे पहले सारे एक करके सबको हरा और आखिर में फ्रांस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रांसीसियों को भी हरा के भारत में अपना एक अधिकार साबित किया। अतः इंग्लैंड के कई व्यापारी क्या थे, इस कंपनी के प्रति ईर्ष्या रखते थे। इंग्लैंड के जो बहुत सारे व्यापारी थे क्या करते हैं, इनको इससे ईर्ष्या था, क्योंकि सब पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। भारत में चल रहे कंपनी के प्रशासन पे, मतलब भारत में जो कंपनी का जो प्रशासन चल रहा था, इसके ऊपर क्या हुआ, इंग्लैंड में आलोचनाएं होने लगी कि लोग सिर्फ अपना फायदा लेके जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। तब कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, तब कंपनी के जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से चले, अच्छे से चले, इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, पार्लियामेंट में कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। 1773 में क्या किया गया, एक रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार, यानी कि जो रेगुलेटिंग कानून था, यानी कि चलाने का कानून, एक तरीके से सरकार चलाने का कानून, इसके हिसाब से बंगाल के गवर्नर को क्या पद दिया गया, गवर्नर जनरल। इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या था, वो गवर्नर जनरल बना। उसने मुंबई और मद्रास की प्रांत की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसे दो जगह जो थी, मुंबई और मद्रास मीन्स की इस समय का चेन्नई, इन दोनों जगहों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया। उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्य समिति का गठन किया गया। उसकी सहायता के लिए क्या किया गया, एक समिति बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे जो उसकी सहायता करते थे। 1773 में भारत के विषय में पीट कानून पारित हुआ। भारत के विषय में क्या किया गया, एक नया कानून बनाया गया, पीट। कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने हेतु एक स्थायी स्वरूप की नियंत्रण परिषद गठित की गई। कंपनी द्वारा भारत में जो चलाई जाने वाली जो शासन व्यवस्था थी, उस पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने के लिए क्या किया गया, स्थायी स्वरूप की नियंत्रण परिषद का व्यवस्था किया गया। यानी कि ऐसा परिषद जो स्थायी रहे, ऐसा नहीं है कि कभी भी वो समिति खत्म हो जाए। इस परिषद को कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था के विषय में आदेश देने का अधिकार दिया गया। इस परिषद का काम क्या था, कंपनी जो भारत देश में जो शासन व्यवस्था चला रही है उनको आदेश देने का अधिकार था, उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार था। 1813, 1833 और 1853 में कंपनी की शासन व्यवस्था में फेरबदल करने वाले कानून पार्लियामेंट ने बनाए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए, शासन व्यवस्था को फेरबदल करने के लिए कानून पार्लियामेंट ने बनाए थे। इस प्रकार कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार जो थी इनको एक के ऊपर अपना नियंत्रण कर ली। अंग्रेजी सत्ता के आगमन के पीछे पीछे भारत में नई प्रशासनिक प्रणाली रूढ़ हो गई। इसके पीछे क्या हो गया, भारत में नई प्रशासनिक प्रणाली रूढ़ हो गई। प्रशासनिक नौकर तंत्र, सेना, पुलिस बल, न्याय प्रणाली अंग्रेजों के भारत में चलाए जा रहे सेना के प्रमुख स्तंभ बने। प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि सिविल सर्विसेज, आज के समय में जैसे होता है ना यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, वैसे ही ये सेवा किसने शुरू की थी, अंग्रेजों ने चालू की थी। तो सिविल सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को नौकर तंत्र की आवश्यकता थी। भारत में जो अंग्रेज लोग थे उनकी सत्ता को और शक्तिशाली बनाने के लिए अंग्रेजों को नौकर तंत्र की आवश्यकता थी। नौकर तंत्र मीन्स की सरकारी कर्मचारी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकर तंत्र का निर्माण करवाया। प्रशासनिक नौकर तंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बना। इसने जिन्होंने जो बनाया क्या था, प्रशासनिक नौकर तंत्र जो है अंग्रेजी शासन व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ इनके लिए। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे, उसके लिए कानून बनाया गया। जो कंपनी के जो अधिकारी हैं अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, जो ब्रिटिश सरकार ने बोला है उन्हें वही व्यापार करना है। इसके लिए उन्हें अधिकारियों के वेतन वृद्धि की, ये काम अच्छे से हो सके इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो उनके अधिकारी हैं कोई और काम ना कर सके इसलिए उनका वेतन को बढ़ाया गया ताकि ये लोग भ्रष्टाचार ना करें। उनके प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों का जिले के अनुसार प्रशासन की सुविधा अच्छे से चल सके इसके लिए उन्होंने क्या किया,
जिले के अनुसार विभाजन किया। जैसे हमने बोला ना कि आज के समय में जिला कलेक्टर होता है, तो जिला अधिकारी जिला प्रशासन का प्रमुख बना। जो जिला अधिकारी यानी जो कलेक्टर, वो जिले का प्रमुख बना। राजस्व इकट्ठा करवाना, न्याय आदान प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, ये सारे काम उनको करने थे। राजस्व मीन्स की टैक्स इकट्ठा करना अपने जिले के लोगों से। लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, ठीक, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे ये सारे काम इनमें शामिल थे। कानून व्यवस्था बनाए रखना, किसी तरह का दंगा फसाद ना हो, कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार ना करे, ये सब। अधिकारियों की भर्ती इंडियन सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होने लगी। जो अधिकारियों की जो भर्ती थी वो कैसे होने लगी? आईसीसी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं द्वारा होने लगी। सेना और पुलिस बल, भारत में अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना। भारत में जो अंग्रेजों के अधिकार वाले जो प्रदेश हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे अंग्रेजों का शासन है, उनकी रक्षा करना। नए प्रदेशों को हथिया लेना, जो नए नए प्रदेश हैं हमारे नहीं हैं, उन पर कब्जा कर लेना, उनको हड़प लेना। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना। अगर कोई क्रांतिकारी है, कोई अगर अपने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहा है, तो उसके विद्रोह को खत्म कर देना। देश और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बल का कार्य था। देश और कानून व्यवस्था अच्छे से बने रहे, इसके लिए पुलिस बल अपना कार्य कर रहा था। न्याय प्रणाली, इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली स्थापित की। इंग्लैंड में जो प्रचलित जो न्याय प्रणाली थी, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, भारत में एक नई न्याय प्रणाली बनाई। प्रत्येक जिले में असैनिकी अर्थात नागरिकों के मुकदमे के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी मुकदमे के लिए न्यायालय स्थापित किए गए। प्रत्येक जिले में क्या हुआ, असैनिकी अर्थात नागरिकों के मुकदमे के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी, ये सारे न्यायालयों का निर्माण किया गया। उनके निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। फौजदारी में इसका होता है पता है, आपराधिक मुकदमे। दीवानी में इसकी जो तलाक वलाक का जो होता है, छोटे मोटे जो केस होते हैं वो, ठीक। तो ये सारे मुकदमों के लिए क्या किया गया, न्यायालय की स्थापना की गई, उनके निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए। अगर मान लो जो मान लो छोटे न्यायालय, जैसे हमारे भारत में बोलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, तो मान लो अगर छोटे न्यायालय ने अगर क्या किया है, सेशन कोर्ट ने अगर मान लो कोई निर्णय लिया है जो कि गलत है और लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है, सही भी अगर लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोग ऊपर पुनर्विचार करने के लिए क्या करेंगे, वो लोग उच्च न्यायालय में केस कर सकते हैं। आज के समय में कैसे होता है, पहले सेशन कोर्ट में होता है, लोग केस अगर हार गए, कोई अगर आदमी मान लो केस हार गया, उसको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है या मैं जीत सकता हूँ, तो आगे वो हाई कोर्ट में केस करेगा। अगर हाई कोर्ट में हार गया तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है, यानी कि पुनर्विचार कर सकता है। कानून के सभी